आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं डेविसन एवं जर्मर का प्रयोग और उसके निष्कर्ष की। टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार का पूछा हुआ है। आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा इसको समझने के लिए, तो आपको इस समझ में भी आ जाएगा। वैसे सिंपल ही, ज़्यादा कठिन तो नहीं कह सकता मैं। बनावट, सबसे पहले हम डेविसन जर्मर के प्रयोग की क्या करते हैं, बनावट देखते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉन गन, ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन गन है। मतलब जिस प्रकार की गन, जिस प्रकार जो सामान्य रिवॉल्वर या गन होती है उससे गोली निकलती है, इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन गन से तेजी से गति करने वाले इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, या यूं कहते हैं त्वरित इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन गन है, ये पूरी जो व्यवस्था है वो एक इलेक्ट्रॉन गन है। इससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वो भी पुंज के रूप में, वो भी पुंज के रूप में निकलते हैं। तो देखिएगा इलेक्ट्रॉन गन ये है, इसमें ये फिलामेंट ऐप है, फिलामेंट ऐप है। फिलामेंट ऐप को जब गर्म करते हैं, मतलब कि ये जो फिलामेंट ऐप है कोई, इसको किसी बैटरी से जोड़ देते हैं। बैटरी से जब इसमें करंट प्रोवाइड करते हैं तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। वो इलेक्ट्रॉन जब इस S1, S2 और S3 स्लिटों से गुजरते हैं तो एक संकीर्ण किरण पुंज का रूप ग्रहण कर लेते हैं और ये निकल क्रिस्टल से टकराते हैं। क्लियर। और जब ये निकल क्रिस्टल से टकराते हैं तो टकराकर ये प्रकीर्णित होते हैं और किसी एंगल पर घूमकर ये यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर एक आयनन कोष्ठ होता है जिसमें गैस भरी रहती है, उस गैस के अंदर ये इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। क्लियर। और उस गैस का क्या करते हैं, आयनीकरण करते हैं, जिससे आयनन धारा पैदा होती है। और उस आयनन धारा को इस इलेक्ट्रोमीटर के द्वारा माप लिया जाता है। किसके द्वारा माप लिया जाता है, इस इलेक्ट्रोमीटर के द्वारा माप लिया जाता है। इस आयनन कोष्ठ को इस पैमाने पर घुमाने की भी व्यवस्था रहती है, आसानी से इसको ऊपर नीचे घुमाया जा सकता है। तो देखिएगा डेविसन जर्मर के प्रयोग की बात, इस प्रयोग के मुख्यतया 3 भाग होते हैं। पहला है इलेक्ट्रॉन गन, दूसरा है लक्ष्य और तीसरा है आयनन कक्ष। पहला है इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन क्या होता है, देखिए आप इसमें एक फिलामेंट ऐप लगा रहता है, लग रहा था, आपने देखा था, जिसका संबंध अल्प विभव बैटरी से होता है। मतलब ज़्यादा भारी बैटरी नहीं लगाते हैं, छोटी बैटरी लगाते हैं। इसमें S1 व S2 2 पतली स्लिटें होती हैं, जिसकी सहायता से इलेक्ट्रॉन पतली पुंज के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नंबर 2 है लक्ष्य। लक्ष्य के रूप में निकल का क्रिस्टल लगा रहता है और यह अपने अक्ष पर घूम सकता है। वो जो क्रिस्टल रखा था लक्ष्य के रूप में, वो निकल का क्रिस्टल काम लेते हैं और वो क्रिस्टल अपने अक्ष पर घूम सकता है, ऐसी व्यवस्था वहाँ पर होती है। तीसरा है आयनन कक्ष। आपतित किरण पुंज निकल के क्रिस्टल से टकराने के बाद आयनन कक्ष में प्रवेश करता है। आयनन कक्ष में CO2 या SO2 गैस भरी होती है और आयनन कोष्ठ का संबंध इलेक्ट्रोमीटर से होता है। ये बातें मैं आपको समझा चुका था। आयनन कोष्ठ को वृत्तीय पैमाने पर घुमाने की व्यवस्था रहती है। आपतित इलेक्ट्रॉन कक्ष में उपस्थित गैस का आयनीकरण कर देते हैं, जिससे आयनन धारा उत्पन्न होती है और जिसे इलेक्ट्रोमीटर द्वारा माप लेते हैं। बात समझ में आ गई होगी, ये पूरी बात मैं पहले ही बोल चुका था। कार्य प्रणाली क्या है, सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन गन से वांछित ऊर्जा की इलेक्ट्रॉन पुंज प्राप्त करते हैं, जो लक्ष्य से टकराकर आयनन कोष्ठ में प्रवेश करते हैं, जिससे उत्पन्न आयनन धारा को इलेक्ट्रोमीटर द्वारा माप लेते हैं। जब इलेक्ट्रॉन गन पर V बराबर 54 वोल्ट का विभव आरोपित करते हैं तो तीक्ष्णतम प्रकीर्णन होता है। ये बात समझ लो, जब उस बैटरी के जो सिरे हैं ना, इलेक्ट्रॉन गन पे जो अल्प विभव की बैटरी लगाई थी, वहाँ जब 54 वोल्ट का विभव आरोपित करते हैं, ठीक है, वहाँ जब 54 वोल्ट लगाते हैं तो उस समय तीक्ष्णतम प्रकीर्णन होता है। विवर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है बेटा, ये आपको सीधा याद रखना पड़ेगा कि एन लैम्डा बराबर होता है डी साइन थीटा। एन क्या है, विवर्तन की कोटि है, इसकी वैल्यू 1 है। कैसे, क्योंकि ये एक बार ही निकल के क्रिस्टल से टकरा रहा है, इसलिए विवर्तन की कोटि 1 है।
डी क्या है यहाँ पर, निकल के दो परमाणु के मध्य की दूरी, निकल है का क्रिस्टल है तो उसके दो परमाणु के बीच की दूरी कितनी होती है, 2.15 एंगस्ट्रॉम। और जब 54 वोल्ट का विभव लगाते हैं ना तो वो 50 डिग्री पर प्रकीर्णित होता है। जो चित्र में थीटा आपको दिख रहा था उसकी वैल्यू कितनी होती है, 50। और इस यहाँ साइन 50 रखेंगे तो साइन 50 की वैल्यू होती है 0.7660। ये आपको रटना है, ठीक है, ये आपको दी हुई थोड़ी मिलेगी, ये आपको रटना है और रटकर आपको लिखना है एग्जाम में। ये मान समीकरण 1 में रखने पर तथा हल करने पर लैम्डा बराबर क्या होता है, 1.65 एंगस्ट्रॉम। समीकरण 1 में जब ये सारी वैल्यू रख के सोल्व करेंगे ना तो हमें इतना प्राप्त होगा। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि जो विवर्तन का जो नियम है उसके अनुसार जो इलेक्ट्रॉन जो मोशन कर रहा था उसकी तरंग दैर्घ्य इतनी आ रही है। इसके अलावा विवर्तन का नियम भी ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जब गति करता है तो तरंग के रूप में करता है और उसकी तरंग दैर्घ्य इतनी होती है। अब जरा डी ब्रोगली परिकल्पना की बात कर लें। डी ब्रोगली परिकल्पना में इलेक्ट्रॉन का लिए क्या बताया था, लैम्डा बराबर 12.27/√v एंगस्ट्रॉम बताया था ना, कि अगर v वोल्टेज किसी इलेक्ट्रॉन पर आरोपित किया जाए तो उससे संबंधित जो लैम्डा होगा वो इतना होगा। ये फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ा दिया था। साथ में ये भी कहा था कि जब 54 वोल्ट का विभव लगाया जाए तो हम बात की थी आगे हमने, तो v का मान क्या रखा हमने, 54। तो लैम्डा बराबर हो गया 12.27/√54 या लैम्डा बराबर हो गया 1.66 एंगस्ट्रॉम। क्लियर। अतः प्रयोग से प्राप्त इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य का मान डी ब्रोगली परिकल्पना से प्राप्त तरंग दैर्घ्य के लगभग बराबर होता है। वहाँ 1.65 आया था, यहाँ 1.66 आया। इससे ये बात साबित हो गई, अब जो डी ब्रोगली परिकल्पना से जो लैम्डा मिलती है ना वो ही लैम्डा विवर्तन के नियम से भी मिलती है। इससे साबित होता है कि इलेक्ट्रॉन वास्तव में गति करते समय तरंग के रूप में ही गति करता है। तो इसलिए लिख दिया, अतः इलेक्ट्रॉन की तरंग गति की पुष्टि होती है। समझ में आ गया होगा आपको। अगला टॉपिक है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। देखो क्या होता है, ये ऐसे कह रहा है कि सन 1927 में हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्लियर। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी एक समय पर एक कण की स्थिति तथा संवेग का एक साथ मापन नहीं किया जा सकता। पक्की बात है। मतलब हाइजेनबर्ग ने क्या कहा कि अगर मान लो कोई कण गति कर रहा है तो हम एक ही समय में उसकी स्थिति भी निकालें और उसकी संवेग भी निकालें तो पॉसिबल नहीं। अगर आप संवेग पे फोकस करोगे तो स्थिति कन्वर्ट हो जाए, चेंज हो जाएगी, स्थिति पे फोकस करोगे तो संवेग चेंज हो जाएगा। या यूं कहूँ संवेग और स्थिति का एक ही समय पर मापन नहीं किया जा सकता। ये बात बताई थी हाइजेनबर्ग ने। देखिए आगे, कण की स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा एक्स तथा संवेग के x घटक में अनिश्चितता डेल्टा पी एक्स का गुणनफल कभी भी h×2 से कम नहीं हो सकता। मतलब कि जो ऊपर जो हमने ये नियम पढ़ा था ना, इसको मैथमेटिकल रूप से क्या लिखते हैं उसको समझो। स्थिति में अनिश्चितता तो क्या लिख दी, डेल्टा एक्स। मान लीजिए हम किसी समय पर किसी वस्तु की स्थिति की बात कर रहे हैं तो फिक्स तो होता नहीं है कि भाई हम किसी वस्तु को देखा फिक्स जगह पर खड़ी दिख गई है अपने को, स्थिति फिक्स कर। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात करते हैं जो बहुत छोटे होते हैं तो उनकी स्थिति हमें सीधा कुछ दिखता तो है नहीं कि भाई ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन लिखा थोड़ी होता है कि भाई ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है अपने देख लिए, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये देखते हैं कि भाई इस जगह में इसके होने की प्रबल संभावना है, तो उस जगह को क्या कहते हैं, स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा एक्स। ऐसे संवेग में अनिश्चितता क्या रहेगी, डेल्टा पी एक्स। क्लियर। और इन दोनों का गुणनफल जो है वो h×2 से कम नहीं हो सकता। तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि कण की स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा एक्स तथा संवेग के x घटक में अनिश्चितता डेल्टा पी एक्स का गुणनफल कभी भी h×2 से कम नहीं हो सकता। गणितीय रूप में डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी एक्स ग्रेटर एंड इक्वल टू h×2। इसको भी रट लो आप, ये भी याद करने लायक की चीज़ है, ठीक है ना। और h× का मतलब क्या होता है, h/2π। h तो आपको जानते थे, प्लांक नियतांक था, उसकी वैल्यू भी जानते थे। उसमें जब 2π का भाग लगाते हैं तो h× मिलता है
और इसकी वैल्यू होती है 1.054 गुणा 10⁻⁻34 जूल गुणा सेकेंड। आपको ये वैल्यू भी रट लेनी है। क्लियर? तो इसी प्रकार इस x की जगह y भी कर सकते हो। y करोगे तो ये py हो जाएगा। x की जगह z भी कर सकते हो तो ये pz हो जाएगा। इसी प्रकार ऊर्जा तथा समय भी विहित संयुग्मी राशियां होती हैं। विहित संयुग्मी राशियां का मतलब ये जो स्थिर संवेग है ना, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए इन्हें क्या कहा गया है? विहित संयुग्मी राशियां। इसी प्रकार एनर्जी समय भी एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इसलिए इन्हें भी क्या कहा गया है? विहित संयुग्मी राशियां। तो देखो, इसी प्रकार ऊर्जा तथा समय भी विहित संयुग्मी राशियां होती हैं, अतः इनके लिए संबंध होगा डेल्टा ई डेल्टा टी ग्रेटर एंड इक्वल टू एच क्रॉस बटा 2। यह सिद्धांत सूक्ष्म तथा स्थूल, स्थूल का मतलब क्या होता है? बड़ा। सूक्ष्म का मतलब क्या होता है? छोटा। यह सिद्धांत सूक्ष्म तथा स्थूल दोनों प्रकार के कणों के लिए लागू होता है, लेकिन बड़े कणों का द्रव्यमान अधिक होने के कारण उसकी स्थिति में अनिश्चितता नगण्य होती है। समझ गए? जो बड़े कण होते हैं, जो हम देख रहे हैं बड़े कणों को, वो जो बड़े कण हैं उस पर स्थिति में अनिश्चितता लागू नहीं होती है, क्योंकि वो अपनी स्थिति ज़्यादा घेर के रखते हैं या बड़े आकार के होते हैं। लेकिन जो छोटे कण होते हैं उस पर यह सिद्धांत लागू होता है। तो देखो, अतः स्थूल कणों में अर्थात बड़े कणों में अनिश्चितता का सिद्धांत प्रेक्षित नहीं होता। ये जो थ्योरी है ये केवल छोटे कणों पर ही लागू होती है, बड़े कणों पर लागू नहीं होती है। इस प्रकार जो 13वां पार्ट था हमारा, जिसका नाम था प्रकाश विद्युत प्रभाव, उसकी थ्योरी कंप्लीट होती है। अब हम इसके छोटे क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।